Hello everyone, welcome to our channel. As we started Order 7, today we are going to start Rule 11 of Order 7. Rule 11 says about rejection of plaint, and it is very important. Again, I am saying, so pay your attention. What Rule 7 says, Rule 11, sorry, of Order 7, it is in part A to F. There are clauses A to F in Rule 11, and today we are just going to discuss Rule 11 clause A. ठीक है बच्चे, जैसे आपकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है, सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के जो ग्राउंड्स हैं वो आपके ग्राउंड्स क्लोज ए टू क्लोज एफ तक दिए गए हैं, ए बी सी डी ई एफ ऐसे. ठीक है, तो आपके इन टोटल 6 ग्राउंड्स हैं, 6 ग्राउंड्स जिन बेसिस पे हम प्लेन को रिजेक्ट करते हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस जस्ट क्लोज 1, दैट इज ए, कि फर्स्ट हमारा क्या ग्राउंड है जिस पर प्लेन रिजेक्ट होती है. सो द वेरी फर्स्ट इज द सिचुएशन where if the plaint is instituted before the court and if in the pleadings cause of action is not disclosed, right? So आपका जो फर्स्ट ग्राउंड बनता है ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज ए का, क्या कहता है, दैट वेयर कोज ऑफ एक्शन इज नॉट डिस्क्लोज्ड. तो आज हम सिर्फ इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. रेस्ट बी सी डी ई एफ वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट सेशंस, राइट? सो cause of action is not disclosed. Clause A is about non-disclosure of cause of action. It must be prima facie to state the cause of action, and if it is not stated, then court shall reject the plaint. Court प्लेंट को रिजेक्ट कर सकती है. रिजेक्शन के ग्राउंड क्या होते हैं, जब प्लेंट इनकम्प्लीट लगती है कोर्ट को. और फर्स्ट इनकम्प्लीशन क्या है कि अगर कोज ऑफ एक्शन को ही आपने डिस्क्लोज नहीं कर रखा है तो कोर्ट किस बेसिस पर ट्रायल स्टार्ट करेगी, राइट? सो दैट इज व्हाट इट सेज. नाउ what is the difference between known disclosure, जो हम इसमें बात करते हैं, and known proving of cause of action? ठीक है ना? We will see what is the difference between rejection of plaint and dismissal of suit. So एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चे. सपोज कीजिए प्लेंट इज रिजेक्टेड अंडर वी सी ऑर्डर 7 रूल 11. सो इट कैन बी डन अंडर सेक्शन 151 also. It is an inherent power under section 151 of rejection of plaint. There also we can do that. So dismissal of suit is done either on the merits और ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड्स. अगर आपको सूट को डिसमिस करना है, देखिए दो चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है. एक है आपकी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, जिसका टॉपिक अभी हम कर रहे हैं, एंड द अदर वन इज डिसमिसल ऑफ सूट. हम अभी इसके बीच में डिफरेंस चेक करने वाले हैं पहले, ठीक है? सो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट मैंने बोला है किसमें होता है, ऑर्डर 7 रूल 11 के अंडर सेक्शन 151 को हम यूज़ करते हैं. और जो डिसमिसल ऑफ सूट होता है, इट कैन बी डन ईदर ऑन द मैरिट्स और ऑन सम टेक्निकल ग्राउंड्स. मैरिट्स मीन्स प्लेंटिव कुड नॉट बी प्रूव हिज कोज ऑफ एक्शन. यहाँ पर प्लेंटिव अपने कोज ऑफ एक्शन को प्रूव नहीं कर पाता है, सो प्लेंट उसकी डिसमिस हो जाती है. दैट इज ऑन मैरिट्स. बट टेक्निकल ग्राउंड्स भी कुछ हो जाते हैं जिस पर सूट को डिसमिस किया जाता है. इट कैन बी नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिव ऑन द डेट ऑफ हियरिंग. प्लेंटिव ही नहीं आ पाया है, या प्लेंटिव डजंट अपीयर, दैट कैन बी द ग्राउंड ऑफ डिसमिसल. और इट कैन बी डिसमिसल फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन. नॉन प्रोसिक्यूशन मीन्स प्लेंटिव डिडंट फाइल द डॉक्यूमेंट, नॉन अपीयरेंस ऑफ प्लेंटिव और नॉन प्रोसिक्यूशन. ईदर किसी भी ग्राउंड पर सूट को हम डिसमिस कर सकते हैं, डिसमिसल ऑन फॉल्ट. सो बेसिकली ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट एंड डिसमिसल ऑफ सूट जो है वो टोटली डिफरेंट होते हैं. सूट कैन बी डिसमिस्ड ऑन मैरिट्स और इट कैन बी डिसमिस्ड इवन ऑन द टेक्निकल. कोई ग्राउंड आ जाता है उस पर सूट को डिसमिस कर दिया जाता है, राइट? प्लेंट विल बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड्स. बट जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होती है, इट इज ओनली ऑन द ग्राउंड्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम रूल 11 ए क्लोज ए टू क्लोज एफ और अंडर सेक्शन 151. सो इफेक्ट्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ प्लेंट क्या होता है, इज वंस अगर प्लेंट रिजेक्ट होती है, यू वांट टू फाइल अ फ्रेश सूट, देन फ्रेश सूट विल बी अलाउड.
बट सब्जेक्ट लिमिटेशन हो जाएगी, एनी टाइम यू विल फाइल फ्रेश सूट देन यू विल फाइल अ फ्रेश कोर्ट फीस आप दोगे. अगर इफ द सूट इज डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स देन नो फ्रेश इज सूट इज अलाउड. But if suit is dismissed on technical grounds, then depending upon the provision, either a fresh suit will be filed or applying settings, वो सारा कोर्ट का बात होती है. सो रिजेक्शन ऑफ प्लेन के बाद आपको क्या करना पड़ता है, फिर से फ्रेश सूट को फाइल करना पड़ता है. जबकि डिसमिसल ऑफ सूट में ऐसा नहीं होता है, आपको फ्रेश सूट के अगेंस्ट नहीं जाना पड़ता. सो यू कैन गो फॉर अपील अगेंस्ट रिजेक्शन ऑफ प्लेंट. आप रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में अपील कर सकते हैं. Otherwise, you will always file a fresh suit. You can't apply for fresh setting aside the rejection order. But in case of dismissal of suit में क्या होता है, if it is on technical grounds, depend upon you can allowed or not, you can apply for restoration of suit by setting aside the dismissal order, or if allowed you can always file a fresh suit also. इसमें आपके पास ऑप्शन फ्रेश सूट की भी होती है, या आप इसमें क्या कर सकते हैं, रिजेक्शन अप्लाई अपील में सेट असाइड भी कर सकते हैं. राइट. सो इफ यू फाइल अ फ्रेश सूट इन केस ऑफ डिसमिसल, डिसमिसल में अगर आप फ्रेश सूट फाइल करेंगे, हेयर ऑल्सो ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन एक्ट, प्लस यू विल हैव टू फाइल अ फ्रेश कोर्ट फीस. तो यहाँ पे सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन होता है फ्रेश सूट, बट डिसमिसल ऑफ सूट में देयर इज फ्रेश सूट एज वेल एज यू कैन सेट असाइड द order of dismissal. So if plaint is rejected, then only option is either you can go for appeal against that or you can go for a fresh suit. The scope for restoration of suit after setting aside the rejection order, that is not there in case of rejection of plaint. You have got the option of appeal or you can go for a fresh suit subject to the limitation act. But the scope of setting aside the order or restoration of suit ये यहाँ पर नहीं होता है. जबकि अगर आप डिसमिसल में आए तो if it was dismissed on merits, then in that case fresh suit will not be allowed. Then only option is appeal, review, revision etc. जो हम पढ़ने वाले हैं आप उनमें जा सकते हैं, but you will not file fresh suit नहीं यहाँ पे डालेंगे. If it was dismissed on technical grounds, अगर technical grounds हैं तो आपको पता लग गया, merits हैं तो ओनली रिव्यू, रिवीजन या फिर अपील. बट अगर टेक्निकल ग्राउंड्स हैं तो टेक्निकल ग्राउंड्स के बेसिस पे क्या होता है, यू कैन गो फॉर इधर रिस्टोरेशन एंड फ्रेश सूट इज अलाउड, और रिस्टोरेशन मतलब आप सेट असाइड कर सकते हैं. रिस्टोरेशन का मतलब यू विल गेट द डिसमिसल ऑर्डर सेट असाइड एंड सूट विल बी रिस्टोर्ड. सो व्हेन द सूट इज रिस्टोर्ड तो वहां पर क्या होता है, नो फ्रेश कोर्ट फीस इज रिक्वायर्ड. इफ ओरिजिनल सूट विल बी रिस्टोर्ड देन देयर इज नो नीड फॉर फ्रेश कोर्ट फीस. रिजेक्शन बिकम्स मोर हार्श ऑर्डर बिकॉज यहाँ पर स्कोप ऑफ रिस्टोरेशन नहीं होती है, ठीक है ना, रिजेक्शन में. सो वेयर एज डिसमिसल में स्कोप ऑफ डिसमिसल में रिस्टोरेशन इज देयर, रिजेक्शन बिकम्स अ हार्शर ऑर्डर एज वी कंपेयर टू डिसमिसल. तो आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चे. रिजेक्शन इज मोर हार्श ऑर्डर. in that case rejection restoration is not possible, therefore plaintiff will have to file a fresh suit with fresh court fees. in case of dismissal on the grounds default, fresh suit अगर आपका मेरिट्स पर है तो रिव्यू रिवीजन के लिए जा सकते हैं, अगर आपका टेक्निकल ग्राउंड्स पे तो फ्रेश सूट भी कर सकते हैं, सेट असाइड भी कर सकते हैं. right. So in case of rejection of plaint, the very plaint is done away with, which implies that no plaint was filed and no proceedings were done. That is, very root of the suit is removed. in case of dismissal of suit, plaint is intact. यहाँ पर plaint as it is रहती है. सूट डिसमिसल में, रिजेक्शन में जो वेरी बेस होता है, प्लेंट ही पूरी रिजेक्ट हो जाती है. ओके. सो यहाँ पर इन केस ऑफ डिसमिसल ये इंटैक्ट रहती है, बट प्रोसीडिंग्स आर डन अवे विद, एज इफ डिस्पाइट द फाइलिंग ऑफ द प्लेन नो प्रोसीडिंग्स वर डन. समझ में आया दोनों ही आपको बातों में डिफरेंस क्या है. एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं. देर आर टू डिफरेंसेस, द इम्प्लीकेशंस आर डिफरेंट. व्हाट इज रेमेडी, दैट इज डिफरेंट बट मेन इफेक्ट इज सेम दोनों में. एंड इन बोथ द केसेस सूट विल स्टॉप, but implication is whether you will file a fresh suit, restoration can be done. ये point of difference rise, plaint can be rejected on several grounds, और one such ground जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, where cause of action is not disclosed. right. So non-disclosure of cause of action becomes because entire suit is based upon cause of action, and then entire suit जो होता है वो cause of action के around ही revolve करता है.
राइट. सो इश्यूज आर ऑल्सो सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोज ऑफ एक्शन के ही बेसिस पर होता है. सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्लेंटिफ कि वो कोज ऑफ एक्शन को क्लियरली मेंशन करे. राइट. सो द प्लेंटिव हैड सो राइट्स हैज बीन वॉयलेटेड. अगर उसका कोई राइट वॉयलेट हुआ है इन सच अ मैनर, कोई डिफेंडेंट ने किया है, सो दैट कोर्ट को वो पता होना चाहिए. ऑपोजिट पार्टी शुड नो एग्जैक्टली फॉर व्हाट कोज ऑफ एक्शन इज बीइंग कंटेस्टेड, बिकॉज इट इज ऑन द बेसिस ऑफ द कोज ऑफ एक्शन जो इश्यूज होंगे वो सेटल होंगे. कोज ऑफ एक्शन एंड प्लीडिंग्स जो होंगी वो सेटल होंगी. So court is always therefore look out whether the plaintiff has proved the cause of action or whether defendant has disproved the cause of action. So cause of action becomes the pivot role of the suit and it is the center of the suit, and therefore cause of action should be clearly declared by the plaintiff. If court finds that the plaintiff has not disclosed the cause of action और cause of action जो है वो not clearly disclosed, तो court के पास order होता है कि वो plaintiff को वहीं पर reject कर दे. I hope you are understanding it. So cause of action is the focal point of the suit, that is the pivot role of the suit, and therefore it is the plaintiff's duty to reveal the cause of action clearly in his plaint. If cause of action reveal नहीं हुई है तो plaint वहाँ पर reject हो जाती है because it is the foundation of this suit. So court shall not, अब एक और चीज, court shall not reject the plaint on the ground of non-disclosure of cause of action per se. Rather, it shall first read all the pleading को पहले अच्छे से read करना चाहिए. And if from the pleading cause of action is not clear नहीं है तो court may even examine the plaintiff, उसको बुला सकती है, and if it require even witnesses को भी call कर सकती है in order to find कि cause of action actually में है क्या. एंड इफ स्टिल कोर्स ऑफ एक्शन वो रिवील नहीं हो पा रहा है तब प्लेंट कैन बी रिजेक्टेड. राइट. सो प्लीडिंग में ओनली प्लेंट शुड बी रीड कॉम्प्रिहेंसिवली and not in isolation from each other. So cause of action can be inferred from the pleadings. आपको वो रीड करनी चाहिए. आपका एक लैंडमार्क जजमेंट रही है रूपलाल सेठी वर्सेस नचतर सिंह, एक पोपट एंड कौचा प्रॉपर्टी थी. सो उसमें क्या बोला गया था, इन ऑर्डर टू एग्जामिन द कोज ऑफ एक्शन कोर्ट विल नेवर एग्जामिन द डिफेंडेंट और हिज रिटन स्टेटमेंट. सिर्फ क्या एग्जामिन की जाती है, प्लेंट. प्लीडिंग्स में आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्लेंट. सो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ऑफ द कोर्ट ऑल्सो, and they had the discretion to ask the plaintiff to amend the pleadings in order to reveal the cause of action. राइट बच्चे, ये समझ में आया. अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं कि जो मैंने अभी बीच में बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन प्रूविंग ऑफ कोज ऑफ एक्शन. हम यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं और एक होता है प्रूविंग द कोज ऑफ एक्शन, है ना, यही होता है. सो देखिए, द वेरी फर्स्ट इज इफ कोज ऑफ एक्शन रिवील नहीं है इन द प्लेंट, देन वो क्या होता है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन. Means plaintiff has revealed his cause of action but at the trial he was not able to prove the cause of action. वो क्या होता है, not proving. तो non disclosure and not proved cause of action दोनों ही अलग बात है. नॉन डिस्क्लोजर में क्या है कि उन्होंने रिवील ही नहीं किया है प्लेंटिफ ने प्लेन में कि एक्चुअल में कोज ऑफ एक्शन क्या था. और नॉट प्रूव का मतलब है कि आगे कोज ऑफ एक्शन तो मेंशन है बट ट्रायल के ड्यूरिंग वो उसको प्रूव नहीं कर पा रहा है. दैट इज द थिंग. सो इफ नॉन डिस्क्लोजर इज देयर देन प्लेंट विल बी रिजेक्टेड, बट इफ देयर इज नॉट प्रूविंग देन सूट विल बी डिसमिस्ड ऑन मेरिट्स. उसको डिसमिस कर दिया जाएगा कि आप कोज ऑफ एक्शन को प्रूव नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो ये डिफरेंस मैंने इसलिए पहले बताया. रिजेक्शन होता है नॉन डिस्क्लोजर के केस में, नॉट प्रूव्ड के केस में डिसमिसल होता है. नॉट प्रूविंग मीन्स कि कोज ऑफ एक्शन वॉज रिवील्ड बट एट द ट्रायल आप उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं. एंड नॉन डिस्क्लोजर मीन्स कि कोज ऑफ एक्शन तो वो रिवील आपने वो रिवील ही नहीं किया है. सो इन नॉन डिस्क्लोजर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है एंड नॉट प्रूविंग में डिसमिस्ड हो जाता है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो यहाँ पर नॉन डिस्क्लोजर इट मीन्स इट इज नॉट क्लियर or written in plaint what cause of action has arisen, what he want from defendant. There is nothing is clear. And यहाँ पर क्या है, cause of action is written but plaintiff has not proved his cause of action. Proving means कि वो disclose तो कर दिया है उसने but he cannot show his documents या वो witness नहीं दे पा रहा है. He failed to prove before court what actually cause of action was. तो इस केस में क्या होता है, dismissal होता है. राइट.
ये आपका यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर डिसमिसल, इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, ये लेटर स्टेज है. It is on the technical grounds, not on the merits, and it is on the merits of the case and not on technical grounds. यहाँ पर क्या हो जाता है, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, बट यहाँ पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है. तो ये सब इसके डिफरेंस है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ में. यहाँ पर रेस जुडिकाटा नोट अप्लाई, यहाँ पर अप्लाई होता है. सो दिस इज क्लोज ए ऑफ रूल 11 ऑफ ऑर्डर 7. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पे योर अटेंशन, अच्छे से समझिए क्या बात हो रही है, किसके बीच में डिफरेंस हमने किया है, और फर्स्ट ग्राउंड क्या है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का, दैट इज नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन. नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन. इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट ग्राउंड्स, कि और कौन से ग्राउंड्स है जिस पर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो सकती है. टिल देन हैव अ गुड डे. थैंक यू.